नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बिहार दौरा, कई अहम बैठक में होंगे शामिल। मुजफ्फरपुर में भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बिहार में क्राइम एंड कंट्रोल, महिला दवा कारोबारी को अपराधियों ने गोलियों से भूना। अब खबरें विस्तार से। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 7 दिनों के बिहार दौरे पर पटना पहुंच गए हैं। पटना में संघ प्रमुख की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार प्रांत कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। पटना पहुंचने पर उत्तर पूर्व संघ के कार्यवाह मोहन सिंह ने संघ प्रमुख का स्वागत किया है। संघ प्रमुख पटना के राजेंद्र नगर स्थित विजय निकेतन में रह रहे हैं और 7 दिनों तक बिहार में उनका कार्यक्रम है। संघ प्रमुख पटना एम्स के पास बनने वाले सेवा सदन की आधारशिला भी रखेंगे। केशवनगर में प्रस्तावित सेवा सदन के भूमि पूजन कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना है। 12 फरवरी को संघ प्रमुख मुजफ्फरपुर जाएंगे, जहां संघ प्रमुख में एक अहम बैठक में भी उन्हें शामिल होना है। 85 दिनों के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होने के बाद नए मंत्री की तरफ से अपना कामकाज संभालने का सिलसिला शुरू हो गया है। अपने अपने विभाग में पहुंचकर नए मंत्री अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। इसी क्रम में आज मदन सैनी ने समाज कल्याण विभाग का पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। समाज कल्याण मंत्री मदन सैनी ने कहा है कि जो योजना बिहार में चल रही है उसे गति देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने पटना सिटी के बड़ी पटन देवी मंदिर में पहुंचकर भगवान की विशेष पूजा अर्चना की है। मंदिर के महंत विजय शंकर गिरी ने पर्यटन मंत्री को विधिपूर्वक पूजा अर्चना कराकर उनको चुनरी भेंट में दी। जहां पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद का कहना था कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मुझे पर्यटन विभाग सौंपा गया है, जिसके बाद पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर मां भगवती का आशीर्वाद लिया ताकि बिहार में पर्यटन क्षेत्र इतना विकसित कर सके जहाँ देश विदेश से आए लोगों का मन मोह ले। हमको सम्मान दिया है, सम्मान के कैसे पूर्ण हो, हम माता का आशीर्वाद लेने के लिए पटना देवी माँ के पास आए हैं कि हमको शक्ति दीजिए कि हम पर्यटन के मामले में पूरे बिहार को एक पहचान दे सके। इसी के लिए हम पटन देवी का आशीर्वाद लेने और यहाँ के पुजारियों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा बिहार प्रदेश का पर्यटन स्थल हो, जहाँ हमारे पर्यटन के लिए देशी विदेशी लोग आवे तो प्रसन्नता महसूस करें कि हमारा पर्यटन स्थल कोशिश साकार हुआ। इसी के लिए हम आशीर्वाद लेने के लिए माँ के पास हम दरबार में आए। मुजफ्फरपुर में भाजपा मंडल प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के मोती झील स्थित एक सभा कक्ष में यह आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा से पूर्व विधायक बिहार सरकार के पूर्व नगर विकास आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने शिरकत किया। साथ ही दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता व कई नेता मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता रखे, साथ ही कैसे चलना है, इसे लेकर उनको शिक्षित किया जा रहा है। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में शिविर चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता कैसे राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता रखेंगे, किस कदर से उनको चलना है, इसके बारे में उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। और हमारी पंचनिष्ठाएं क्या है, जो हमारे दीनदयाल जी उपाध्याय जी का, जिसके ऊपर पूरा विचारधारा है, देश पे पूरी हमारे शासन चल रहा है, उस विचारधारा से उसी की प्रशिक्षित। युवाओं को कैसे जोड़ा जा रहा है? युवाओं को इसीलिए जोड़ा जा रहा है कि वो अनुशासित होकर राष्ट्र निर्माण के काम में अपनी सहभागिता जितना करेंगे उतना ही देश मजबूत होगा। और देश जब मजबूत होगा तो युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी, समझा ना, उनकी हर इच्छा की पूर्ति राष्ट्र निर्माण के द्वारा युवाओं का होगा। इसलिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। समस्तीपुर में मंडल रेल प्रबंधक अशोक माहेश्वरी ने रेलवे विस्तार की जानकारी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि रेलवे का विकास के लिए विभाग अग्रसर है। साथ ही साथ उन्होंने समस्तीपुर मंडल क्षेत्र के विकास की भी चर्चा की। साथ ही साथ कोरोना को लेकर के हो रही लोगों की परेशानी पर भी चर्चा किया। उन्होंने बताया कि आम लोगों की परेशानी को बहुत जल्द रेल प्रशासन दूर करेगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं।
उसके अलावा रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वो इंडियन रेलवे स्तर पर 2023 तक की परियोजना में सारे क्षेत्र को, पूरे ट्रैक सेक्शन को इलेक्ट्रीफाई करना है। इसमें से हमारे यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, जैसा कि आपको बताया, सीतामढ़ी से होते हुए रक्सौल तक, इसको हम अक्टूबर तक समाप्त करेंगे। रक्सौल से होते हुए नरकटियागंज तक का इसको जो है जून तक समाप्त होगा, तथा इसके अलावा मध्यपुरा से होते हुए पूर्णिया कोट तक का कार्य, इसको भी अक्टूबर 21 तक कार्य करने की योजना है। इनके लिए पर्याप्त फंड्स हैं और कार्य की प्रगति के अनुसार और फंड्स मिलते रहेंगे। तो यह योजना जो इलेक्ट्रिफिकेशन की है, इसको पूरा किया जाएगा और इसको 2 अलग अलग चरणों में किया जाएगा, जिसमें 30-35 किलोमीटर के एक सेक्शन को किया जाएगा। दोनों योजनाएं जो दौरम मध्यपुरा से होते हुए पूर्णिया कोट तक 77 किलोमीटर है, तथा सीतामढ़ी से होते हुए रक्सौल लगभग 82 किलोमीटर का सेक्शन है, इनको 2-2 पार्ट में किया जाएगा। और जो रक्सौल से होते हुए नरकटिया, इसको एक बार में पूर्ण करने की योजना है। बाईपास की क्या योजना है? इसमें बाईपास में हमारा जो दरभंगा बाईपास है, इस पे कार्य चल रहा है, उसको टॉप प्रायोरिटी पे किया जाएगा। इसके अलावा एक और बाईपास जो कि सरायगढ़ बाईपास है, इस पे भी जो है शीघ्र कार्य करने की योजना है। और उसके अलावा यार्ड्स में हमारे जो समस्तीपुर और दरभंगा के यार्ड्स हैं, जो कि मेजर यार्ड्स हैं और जिन पे डबलिंग का कार्य दोनों तरफ चालू हो चुका है, तो इन दोनों यार्ड्स का कार्य जो अल्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन करना होता है यार्ड में, उस कार्य को भी प्रायोरिटी पर टेकअप किया जाएगा। मुजफ्फरपुर कोर्ट में गायिका कनिका कपूर पर दर्ज मुकदमे में सुनवाई की गई है, जिसमें कोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया है। मालूम हो कि कोरोना काल में विदेश से लौटने पर कोविड-19 के नियम का पालन न करते हुए बिना स्वास्थ्य जांच के सीधे पार्टी में शिरकत करने से कई को संक्रमित करने को लेकर के अधिवक्ता सुधीर ओझा ने मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दायर किया है। 10 मार्च को कनिका कपूर जो कि सिंगर है, उसके द्वारा विदेश से मुंबई आकर के, मुंबई के बाद लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरा गया और कोविड-19 का कोई पालन नहीं किया गया नियम कानून का, और सीधे पार्टी में शिरकत करती है। जो 13-14 पंडों को 3 पार्टी में भाग लिया, जहां 300 से ऊपर लोग सम्मिलित थे, और उसके कारण, इनके साजिश और षड्यंत्र के कारण कोरोना का फैलाव हुआ और जानबूझ करके इन्होंने जांच अपना नहीं कराया। बाद में जांच के बाद ये पॉजिटिव पाई गई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को कोरोना का मामला, बीमारी फैला है। इसी के आरोप को लेकर के आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 120B के तहत हमने माननीय अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी पश्चिमी प्रथम की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी आज सुनवाई हुई। इसके पूर्व यह केस ट्रांसफर होकर के द्वितीय माननीय श्री विकास मिश्रा जी के पास चला गया था। उन्हें गंभीरता से लेते हुए इसके 192 CRPC के तहत न्यायिक जांच का आदेश दिया है। अब स्वयं वह जांच करेंगे और इसकी अगली सुनवाई 17 फरवरी को मुकर्रर की गई, जिसमें हमको अपना बयान और गवाहों का बयान और साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। पटना से सड्डेबाड़ के एनटीपीसी थाना अध्यक्ष अमरजीत कुमार ने नवादा गंगा घाट पर अवैध तरीके से गंगा बालू और मिट्टी की ढुलाई कर रहे 60 ट्रैक्टर को जब्त करने का काम किया है। कार्रवाई के दौरान करीब आधा दर्जन से ज़्यादा ट्रैक्टर भागने में सफल भी रहे, तो वहीं कुछ ट्रैक्टर के ड्राइवर वाहन छोड़कर भाग निकले। हाल के दिनों में मिट्टी माफिया के द्वारा एनटीपीसी थाना क्षेत्र के कई गंगा घाटों पर बेतरतीब तरीके से खाईनुमा गड्ढा खोदकर मिट्टी और बालू का अवैध खनन करने का काम करके वो मालामाल हो रहे थे। जब मीडिया ने मामले का प्रकाशन शुरू किया तो आनंद फानन में पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर के एसएसपी कार्यालय में जयकांत ने सभी थाना प्रभारी के साथ समीक्षा बैठक की है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में आए दिन लूट, हत्या, छिनतई जैसी घटनाएं अपराधियों के द्वारा अंजाम दिया जाता है, जिसे लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक काफी सख्त नजर आए। पेंशन के लिए, और मैं तो जानता ही हूँ कि नहीं है। दनियामा बाईपास में NH 30 के ऊपर वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनने वाले ओवरब्रिज सहित 1.5 किलोमीटर के सड़क निर्माण कार्य में मुआवजे की मांग को लेकर के अवरोध को दूर कर प्रशासन ने मिट्टी भराई का काम शुरू किया था, परंतु किसान रुक रुक कर विरोध करते रहे, जिसका किसानों ने कल जमकर विरोध किया। मंगलवार को भी जमकर उन्होंने विरोध किया है। 2 घंटे तक सड़क निर्माण कार्य को रोक दिया। साथ ही किसानों का गुस्सा शांत नहीं होने पर पुलिस ने आवासीय भूमि के मुआवजे की मांग कर रहे 32 किसानों को हिरासत में लेकर बख्तियारपुर थाना भेज दिया। हम लोग को बख्तियारपुर थाना में लाकर बंद करके रख दिया गया है। हम लोग 32 आदमी करीब हैं यहाँ पे। बहुत ही पुलिस दमनकारी नीति के साथ जो है हम लोग को, और सरकार जो है हम लोग को मुआवजा देने के लिए एकदम नहीं चाह रहा है। जो ज़बरदस्ती करके जो है हम लोग का ज़मीन छीन करके हैजा रोड बनाया जा रहा है, और कुछ लोगों को जो है दिया गया है मुआवजा आवासीय का, लेकिन
5 ही आदमी को दिया गया है। हम लोग सब जो है अभी बहुत ही परेशानी में है, सबको बंद कर दिया गया है। इसे कैसे आंदोलन जैसा कोई इशू नहीं है। NH-30A का जो काम हमारा चल रहा था कल से प्रारंभ हुआ है, पिछले कोविड के बाद से। इसको लेकर के हमारा जो निर्माण कार्य चल रहा था तो कुछ जो भू अर्जन को लेकर के राशि की बात को कुछ लोग आए थे, उसको लेकर के यहाँ पे बात चल रही थी। कल से लोग डटे हुए थे कि काम नहीं कर, उन्हें जानकारी मिली कि उन्हें पूरा पैसा नहीं मिला है, क्या पैसा का जो जहाँ तक बात है उसमें मेन मुद्दा है आवासीय को लेकर के, किस्म को लेकर के। जो भू अर्जन हमारा हो चुका है, इस ज़मीन का काम भी हमारा स्टार्ट है काफ़ी पहले से ही। पुनः कोविड के चलते काम रुका था, लेकिन काम स्टार्ट हुआ है फिर से। जहाँ तक किस्म को लेकर के किसानों का डिमांड है, उसको लेकर के आर्बिट्रेटर के यहाँ केस किए हुए हैं किसान हमारे। जो भू अर्जन का एक बार निर्धारित हो जाता है तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में ही फैसला होता है, तभी फिर उसके अकॉर्डिंग किस्म बदलता है। तो अभी फ़िलहाल जो है हमारा जो अधिग्रहण हुआ था उसके अकॉर्डिंग 90% का भुगतान भी अधिकांश किसानों ने लिया जा चुका है। दिल्ली से कोलकाता सड़क मार्ग से जोड़ने वाले NH-2 स्थित सोन नदी पर बने जवाहर सेतु का सस्पेंशन ज्वाइंट मरम्मत का कार्य शुरू होने के कारण यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में सोन पुल पर जहां भारी वाहन के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो वहीं लेन बदलकर दूसरी पुराने पुल से वाहनों की आवाजाही हो रही है। दरअसल डेहरी स्थित सोन नदी पर 3 किलोमीटर लंबे ब्रिज पर 7 सस्पेंशन ज्वाइंट है, जिसमें से एक ज्वाइंट के डैमेज होने के कारण बदलने का कार्य शुरू हो गया है। तो वहीं NH-2 पर यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन ने जवाहर सेतु पर अप व डाउन वाहन का परिचालन कराने में भी जुटे हैं, ताकि वाहन यात्रियों को जाम की समस्या से हल्का न होना पड़े। ये जॉइंट जो है ये 15-16 साल पुराना है, 2004 से चल रहा है। तो इसका जो नीचे में जितना वायर एंड टियर पार्ट्स है, इसका लाइफ खत्म हो गया। तो इसका टोटल मतलब वायर एंड टियर पार्ट्स जो है इसका चेंज हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है। ये करने में थोड़ा 14-15 दिन लगेगा। कल से शुरू हुआ है काम, देखते हैं कितना दिन लगता है। तो जाम की जो स्थिति बन रही है वो कैसे हल होगा फिर? ये तो हमारा अंडर में नहीं है, ये यहाँ का पुलिस देख रहे हैं। हमको तो ये पूरा ब्लॉकेज देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं हो पाएगा। सासाराम में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना के बारे में बताया जाता है कि मृतक महिला के पति सुदीप बोस का डेहरी थाना चौक पर दवा की दुकान है, जिस दुकान को कभी कभी महिला खुद चलाती थी। बीते रात भी जब दुकान बंद करके वो अपने घर नीलकोठी लौट रही थी, तो पहले से घात लगाए अपराधियों ने महिला को गोली मार दी। घायल महिला को नज़दीक के क्लिनिक में लाया गया, जहाँ उसे जमुहार के NMCH रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। रात में हमला हुआ है 8:15 बजे रात में। वो दुकान अपना बंद करके नीलकोठी गली में अपने घर पर जा रही थी। ठीक रामराज माने गढ़ी को उनका घर है, और ये ठीक सत्तार मियाँ का जो टर्निंग है गली के पास, नीलकोठी गली के पास, जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वहीं पर जो है इनको जो है गोली मारा गया। अब पूर्व में भी जो है हमारे चाचा के ऊपर भी अटैक हुआ था, जिसके लेके हम लोग थाना में गए थे FIR देने के लिए, लेकिन उस समय थाना के बारे FIR नहीं दिए। बोले ये कौन मनगढ़ंत कहानी लेकर के आ रहे हैं। अगर उस समय अगर एक्शन हो गया होता तो आज ये घटना नहीं होती। रात में एक खबर आया कि डेहरी में एक महिला दवाई विक्रेता जो थी उनको गोली मार दिया गया, जिसको कि जमुहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। जिसका पोस्टमार्टम रात में करने का निर्देश दिया गया था, जिसका पोस्टमार्टम रीगा चीनी मिल को चालू करने व किसानों के बकाया 150 करोड़ रुपये के भुगतान को लेकर के राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। चीनी मिल को जल्द चालू कराने की मांग को लेकर के यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। बिहार सरकार से मांग किया गया है कि अगर मिल मालिक मिल को चालू करने में असमर्थ हैं, तो गन्ना किसान के बकाया राशि के बदले में मिल को गन्ना किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाकर चीनी मिल मालिक से कोऑपरेटिव को मालिकाना हक दिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं करने पर उन्होंने कहा है कि चरणबद्ध रूप से धरना करने का भी ऐलान किया है। आज हम राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के तत्वावधान में हम विरोध मार्च चीनी मिल मालिकों के विरोध कर रहे हैं, क्योंकि गन्ना किसानों का बकाया 200 करोड़ लगभग बाकी है, जो मिल मालिक भुगतान नहीं कर रहा है, जिसे लाखों के लाखों किसान कर्ज में डूब गए हैं। और बिहार
हम सरकार से यह भी मांग कर रहे हैं, अगर रीगा चीनी मिल मालिक पैसा देने में सक्षम नहीं है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बनाकर गन्ना किसानों के नाम पर एक मालिकाना हक को ट्रांसफर किया जाए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने में रोहतास जिला सबसे अव्वल है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें खुशी है कि रोहतास जिला में अधिक से अधिक लोगों का इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनी है। रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन जो कार्ड बनता है उसमें पूरे बिहार में हम लोग का अव्वल स्थान है, लेकिन अभी भी जितने लाभुक होने चाहिए उनके आधे लाभुकों का रजिस्ट्रेशन कहें या फिर आयुष्मान कार्ड कहें नहीं बन पाया है। तो ऐसी स्थिति में 17 फरवरी से हम लोगों ने फिर से फैसला लिया गया है कि वहाँ विशेष कैंप लगेगा और विशेष कैंप में ग्राम पंचायत वाइज हम लोग गोल्डन कार्ड रेडी होगा। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट के बीआरसी भवन में प्रखंड प्रमुख श्रवण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पंसद की बैठक होनी थी, लेकिन अंचलाधिकारी की अनुपस्थिति के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें कि पिछली बैठक में अंचल का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करने को लेकर सदन में प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन अंचलाधिकारी के उपस्थित नहीं होने की वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया और निर्णय लिया गया कि अगली बैठक 1 मार्च को होगा। बैठक पूर्व बैठक की संपुष्टि किया गया। आज जो बैठक होना था मेन अंचल पर था, आय व्यय का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना था, लेकिन अंचलाधिकारी की गैर हाजिरी के कारण आज यह बैठक स्थगित किया गया है। अगली बैठक 1/3/21 को रखा गया है। अंचलाधिकारी बिना सूचना के अनुपस्थित रहे हैं, उन पर कार्रवाई के लिए भी वरीय पदाधिकारी को लिखा जाएगा एवं पूरे आय व्यय का ब्यौरा का जांच जो है अंचल का टोटल जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से कराने का सर्वसम्मति से सदन यह पारित किया है, जो कि आज ही निगरानी विभाग को भेजा जाएगा। रोहतास जिला में ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन अभियान चला रही है, जिसके तहत पिछले 1.5 महीने में 1,79,00,000 रुपये का जुर्माना विभिन्न गाड़ी पर लगाया गया है, जिसमें से 1,28,34,000 रुपये जुर्माने की वसूली की जा चुकी है। तो वहीं 51 लाख से भी अधिक किए गए जुर्माना की राशि पेंडिंग है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कुल 16 दिसंबर 2020 से ही सरकार ने 14 चक्का और उससे ऊपर के एक्सल वाले ट्रकों पर बालू और गिट्टी के लोडिंग निषेध कर दिया गया है। इसके बावजूद भी उन ट्रकों पर बालू की ढुलाई जारी है। 14 चक्का पर सरकार की अधिसूचना 16 दिसंबर से 14 चक्का और उससे ऊपर वाले जो भी एक्सेल वाले वाहन हैं उस पर गिट्टी और बालू नहीं ढोया जाएगा। ऐसी सूचना मिल रही है कि उस पर भी गिट्टी बालू ढोया जा रहा है। इसके लिए 24 आवर्स टोल प्लाजा पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। उस बीच वाहन को जब्त किया जाता है और उनसे फाइन की जाती है। टोटल हम लोगों ने जो कैश के रूप में फाइन दिया है और परिवहन विभाग द्वारा वो है 1,28,37,400 और पेंडिंग के रूप में जो हम लोगों का फाइन है वो है 51,33,800। इस सर कब से कब तक कर लिया गया है? ये पीरियड 17/12 से 31 जनवरी तक का पीरियड है और भी वहाँ फाइन अभी भी हुआ है। सर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है क्या कुछ गाड़ियों पर? हाँ, 4 गाड़ियों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है जो 14 चक्का वाले थे और वो लोग जेल चले गए हैं। एक लाइनर थे जो गाड़ियों को भगा रहे थे, 14 चक्का वाली गाड़ियों को, ओवरलोडिंग गाड़ियों को भी, तो उनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार।